आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इतिहास के उस पन्ने पर चलेंगे जिसने भारत की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 31 अक्टूबर 1984, एक ऐसी तारीख जो आज भी सिहरन पैदा कर देती है। हम उस दिन की हर एक हलचल को, हर एक मिनट को करीब से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सब उस दिन घटा था। अब इस कोट पर जरा गौर कीजिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। ये भाषण उन्होंने हमले से ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर में दिया था। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आने वाले खतरे का अंदेशा पहले ही हो गया था। ये सिर्फ कोई आम राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसी गूंज थी जो आने वाले भारी तूफान की आहट दे रही थी। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस सुबह की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, रोजमर्रा जैसी। प्रधानमंत्री आवास में एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आयरिश टीवी क्रू के साथ उनका इंटरव्यू तय था। बस उसी की तैयारियां चल रही थीं। सब कुछ अपने तय शेड्यूल पर था। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उस मनहूस सुबह के माहौल को समझते हैं। इस घटना को समझने के लिए वहां की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक सफदरजंग रोड जो उनका आवास था और एक अकबर रोड जो कार्यालय था, ये दोनों सिर्फ एक छोटे से बिना गेट वाले पगडंडी नुमा रास्ते से जुड़े हुए थे। और एम्स अस्पताल वहां से ठीक 4.4 किलोमीटर की दूरी पर था। ये 4.4 किलोमीटर की दूरी आगे चलकर जिंदगी और मौत के बीच का सबसे बड़ा फासला बनने वाली थी। अब जरा उन दो अंगरक्षकों की प्रोफाइल देखिए जिन्हें उस गेट की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ बेअंत सिंह था, 10 साल का तजुर्बा, सबसे भरोसेमंद, जो विदेशी दौरों पर भी साथ जाता था। और दूसरी तरफ सतवंत सिंह, महज 22 साल का एक लड़का जिसे इस ड्यूटी पर आए हुए सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। सुबह के 9:30 बजने वाले थे। टीवी इंटरव्यू के लिए उन्होंने नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनके साथ उनके सचिव, सुरक्षा अधिकारी और एक छाता पकड़े हुए व्यक्ति चल रहे थे। अब यहां ध्यान दीजिए, सबसे घातक फैसला क्या था। उन्हें लगा कि यार सिर्फ 50 मीटर ही तो चलना है, इसलिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी। एक छोटा सा फैसला और कितनी भारी कीमत। आप खुद सोचिए, अंतिम क्षण कितने ज्यादा साधारण थे। गोली चलने से ठीक कुछ सेकंड पहले उनकी आखिरी बातचीत क्या थी? उन्होंने अपने नौकर से कहा, यह टी सेट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा लेकर आओ। सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में और शांत लग रहा था, बिल्कुल किसी भी आम दिन की तरह। लेकिन तभी पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। धोखा और सीधा हमला। इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी भयानक स्पीड से यह सब हुआ। 9:20 पर वो निकली, 9:25 पर बेअंत सिंह के पास पहुंची। उसने रोज की तरह नमस्ते किया, जवाब में उन्होंने मुस्कुराकर हाथ जोड़े। और ठीक उसी सेकंड बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। आसपास चल रहे किसी भी इंसान को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। 33, जी हां, 33। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, ये उन गोलियों की गिनती है जो दागी गईं। पहले बेअंत ने अपनी रिवॉल्वर से 3 राउंड फायर किए। प्रधानमंत्री तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल उस 22 साल के सतवंत सिंह ने अपनी कार्बाइन से पूरी 30 गोलियों की बौछार कर दी। महज कुछ सेकंड में वो शांत सा रास्ता गोलियों की गूंज से दहल गया। फैक्ट्स की बात करें तो हमलावरों ने गोली चलाने के तुरंत बाद अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया। वजह, ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो सैन्य अभियान जिसके जरिए स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों से मुक्त कराने का आदेश दिया गया था। इस अभियान ने सिख समुदाय को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी और यही इस पूरी भयानक घटना का मेन मोटिव बना। इसके बाद शुरू होती है अस्पताल की तरफ एक ऐसी दौड़ जिसने सबको झकझोर दिया। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इमरजेंसी प्रोटोकॉल का लिटरली मजाक बन चुका था। आवास पर एम्बुलेंस तो थी, लेकिन भाई साहब उसका ड्राइवर ही गायब था। उन्हें उठाकर एक सफेद एम्बेसडर कार में रखना पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव भागी। और हद तो तब हो गई जब वो एम्स पहुंचे। वहां इमरजेंसी में एक स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। एक एक कीमती सेकंड बस बर्बाद हो रहा था। एम्स में जो कुछ हुआ वो किसी शॉक से कम नहीं था। जब कार पहुंची तो सीनियर डॉक्टरों को लगा कि शायद अस्पताल में कोई अचानक इंस्पेक्शन हो रहा है। जरा सोचिए उनके होश कैसे उड़े होंगे जब जूनियर स्टाफ ने कांपते हाथों से खून से सने स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया। वो क्लिनिकली जिंदा तो थीं, लेकिन नब्ज में कोई धड़कन नहीं थी। 88 ओ नेगेटिव खून की बोतलें इस्तेमाल की गईं। देश के टॉप 20 डॉक्टर्स ने अगले 4 घंटे तक अपनी पूरी जान लगा दी। खून रोकने से लेकर गोलियां निकालने तक हर मुमकिन कोशिश की गई। ये सिर्फ एक सर्जरी नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें पूरे देश का भविष्य दांव पर लगा हुआ था।
लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो हुआ जिसने एक पूरे युग को खत्म कर दिया। सिचुएशन देखिए, एक तरफ ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी की जंग लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ 8वीं मंजिल पर देश का सबसे बड़ा लीडरशिप क्राइसिस चल रहा था। राजीव गांधी चुनाव रैलियों के लिए बंगाल में थे, राष्ट्रपति ज़ैल सिंह देश से बाहर थे। मतलब इंडिया का पूरा टॉप लीडरशिप उस वक्त एकदम शून्य था। और आखिरकार दोपहर 1:45 बजते बजते मशीनों ने भी जवाब दे दिया। न्यूज़ एजेंसीज ने एक ऐसी खबर ब्रेक की जिसने पूरे देश को एकदम सन्न कर दिया। दशकों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली वो शख्सियत अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। इस खबर के आते ही एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक चैप्टर की शुरुआत हुई। 8,000 से भी ज्यादा। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये उन सिखों की भयानक मौत की गिनती है जिन्हें अगले 3-4 दिनों के दंगों में बेरहमी से मार डाला गया या जिंदा जला दिया गया। प्रतिशोध की उस आग ने दिल्ली और देश के कई हिस्सों को पूरी तरह से जलाकर रख दिया। इस पूरे मंजर का जो असर हुआ वो दिल दहलाने वाला था। लाखों बेगुनाह सिख परिवार डर के मारे अपने ही देश में अपना घर-बार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए और दूसरी तरफ 3 नवंबर को शक्ति स्थल पर राजीव गांधी अपनी मां को मुखाग्नि दे रहे थे। देश एक साथ 2 सबसे बड़ी त्रासदियों का सामना कर रहा था। जाते जाते मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचकर देखिए, इतिहास की डोर कितनी नाजुक होती है। एक रोजमर्रा की सुबह, एक छोटा सा फैसला कि आज बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहननी, और महज 50 मीटर का फासला, कैसे इन सब ने मिलकर एक पूरे राष्ट्र की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये वाकया इतिहास में हमेशा एक भयानक सबक की तरह याद रखा जाएगा।